नमः संस्कृता मित्रों, आप सभी का हमारे इस संस्कृत साहित्य नामक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नेट जीआरएफ प्रथम यूनिट से संबंधित विषयों को देख रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग वेदों के काल निर्धारण को देख रहे थे। तो 5 प्रकार से मैं एक बार पुनः दोहराना चाहूँगा कि 5 प्रकार से वेदों का काल का निर्धारण किया गया है। प्रथम जो है वह भाषा शास्त्र के आधार पर, दूसरा जो है वह निर्धारण किया गया है ज्योतिष के आधार पर, और तीसरा पौरातात्विक आधार पर, चौथा भूगर्भ शास्त्र पर आधार पर, जिसको हम लोग अभी देखेंगे, और लास्ट में जो किया गया है पांचवा, वह पुराणों के आधार पर वेदों के काल का निर्धारण किया गया है। तो उसी क्रम में भूगर्भ शास्त्र पर आश्रित मत को हम लोग आज देखते हैं। शेष जो मत एक बचा है उसको कल देखेंगे, और जो कुछ मत हैं उन मतों को हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहे हैं कि ऋग्वेद में भूगोल और भूगर्भ संबंधी अनेक घटनाओं का वर्णन मिलता है। कहाँ पर? ऋग्वेद में, जिनके आधार पर इसके काल का निर्धारण किया गया है। किसके काल का निर्धारण? वेदों के काल का निर्धारण किया गया है। किसके आधार पर? ऋग्वेद में जो भूगर्भ संबंधी जो अनेक घटनाएं मिलती हैं उनके आधार पर। ठीक है, अब कहते हैं कि अन्य वैदिक ग्रंथों के विषय में इस दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ। ठीक है, जो है अन्य जो वैदिक ग्रंथ हैं केवल ऋग्वेद में ही भूगर्भ संबंधी अनेक घटनाएं मिलती हैं, और कोई ऐसा वैदिक ग्रंथ नहीं है जहाँ पर ऐसी घटनाएं मिलें। ठीक है, फिर कहते हैं यूरोपीय विद्वानों ने इस आधार पर काल निर्णय के प्रयास का उपहास किया है। यूरोपीय जो पाश्चात्य विद्वान हैं वो नहीं चाहते थे कि कोई भी आर्य जो है अपनी संस्कृति को इतने ऊपर हाई लेवल तक ले जाए। ठीक है, इसलिए वो लोग उपहास की उन लोगों ने एक जो है नीति अपनाई, और उस नीति के अनुसार उन्होंने क्या किया कि इसको हम लोगों ने जो वेदों के आधार पर वेदों के काल का निर्धारण जो करना चाहा, भूगर्भ शास्त्र पर, भूगर्भ शास्त्र को आधार बना करके वेदों के काल का निर्धारण जो करना चाहा, उसको उन लोगों ने उपहास की दृष्टि से लिया। लेकिन कहते हैं कि क्या कह रहे हैं कि यूरोपीय विद्वानों ने इस आधार पर काल निर्णय के प्रयास को क्या माना? उपहास किया। और फिर कहते हैं फिर भी ये तथ्य जो है सर्वथा उपेक्षणीय नहीं है, अर्थात यहाँ पर भी सोचना चाहिए, ये उपेक्षणीय तथ्य नहीं है। फिर कहते हैं कि आधुनिक विद्वान जो हुए वह वैदिक भूगोल को बहुत महत्व दे रहे हैं। आधुनिक जो विद्वान हैं, अभी के विद्वानों की बात कर रहे हैं, वह क्या कर रहे हैं? वैदिक भूगोल को क्या कर रहे हैं? बहुत महत्व दे रहे हैं। और कुछ ना कुछ तो है ही। आर्यभट्ट ने इतनी जो खोजें की, वो खोजें उन्होंने वैदिक भूगोल के आधार पर ही की, जो कि अभी हम लोग उनको इतना सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो फिर कहते हैं कि जिससे वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार का अनुशीलन होता है, इस विषय का आरंभ डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने किया था, और तदंतर डॉक्टर संपूर्णानंद ने भी अपने ग्रंथ आर्यों का आदि देश, ये उनका ग्रंथ हो गया, उसमें इस विचार को कहा था। किस विचार को? कि भूगर्भ शास्त्र को आधार बना के और वेदों के काल का निर्धारण करना, इस विषय पर इन दोनों ने, अविनाश चंद्र दास ने और डॉक्टर संपूर्णानंद ने क्या बात कही थी। फिर कहते हैं कि ऋग्वेद में कहा गया है कि सबसे पवित्र जो नदी है वह कौन सी नदी है? सरस्वती नदी ऊंचे गिरि शिखरों से निकलकर समुद्र में गिरती है, ऐसा कहा गया है। और क्या कहा गया है? सरस्वती और सतुद्री नदियाँ परस्पर मिलकर गर्जन करती हुई समुद्र में गिरती थीं। ठीक है, यह समुद्र राजस्थान की मरुभूमि में था। जो अभी राजस्थान है, उस राजस्थान की मरुभूमि में इस समुद्र को मान रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि आर्यों का निवास स्थान कहाँ, क्या माना इन लोगों ने? सप्त सिंधु प्रदेश में था। ठीक है, ये माना। ये प्रश्न कभी कभी पूछ दिया जाता है कि आर्यों का जो है मूल जो निवास स्थान है वो किसको मानते हैं? तो इसको ध्यान रखना कि सप्त सिंधु में आर्यों का निवास स्थान था, जिसके चारों ओर क्या था? समुद्र था। ऐसा वर्णन कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। फिर कहते हैं आधुनिक विद्वानों ने अनुमान किया है कि पूर्वी समुद्र गंगा यमुना की घाटी में उत्तर प्रदेश तथा बिहार था।
ठीक है। पूर्वी समुद्र मतलब पूर्व में, अर्थात जहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार है वहाँ पर भी पूर्वी समुद्र था, मतलब वहाँ पर भी समुद्र था, क्योंकि गंगा हरिद्वार के निकट ही समुद्र से मिल जाती थी। हरिद्वार के निकट ही समुद्र से क्या हो जाती, गंगा जी मिल जाया करती थी। ठीक है। और फिर दक्षिण में राजस्थान की मरुभूमि सागर के रूप में थी। ठीक है। और पश्चिमी समुद्र तो अभी भी है, तो पश्चिम की ओर समुद्र तो अभी भी है, लेकिन कह रहे हैं कि जो एक बात आती है कि भारत का जो जो पश्चिम और दक्षिणी जो भाग है, दक्षिणी भाग जो है वो कहीं से बह कर के वो टुकड़ा आ कर के और यहाँ पर लगा हुआ था, और लगने के कारण ही जो एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट जो चोटी बनी, सगरमाथा जिसको कहते हैं, वो उसी के कारण बनी। ठीक है। तो इस प्रकार से जो एक कल्पना की जाती है, उसी कल्पना को यहाँ पर जो है वेद के अनुसार भी वो कल्पना साक्षात दिखती है कि वो कल्पना कल्पना नहीं है, वो वैसा हुआ होगा। इसलिए ना कह रहे हैं कि जो मरुभूमि थी वो समुद्र के रूप में थी। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी समुद्र था, जहाँ पर गंगा जो है हरिद्वार से निकल के और सीधी मिल जाया करती थी। ठीक है। तो उसी के जब ऐसा रहा होगा कि पहले यहाँ पर जो है वह खंड, जो भारत का जो दक्षिणी टुकड़ा है वह नहीं रहा होगा, तभी ऐसा संभव हो सकता है। ठीक है। फिर कहते हैं कि उत्तरी सागर के विषय में भूगर्भवेत्ता, उत्तरी सागर के विषय में भूगर्भवेत्ता क्या कहते हैं कि वल्क तथा फारस के उत्तर में एक विशाल क्या था, सागर था, मतलब संपूर्ण तरफ क्या था, पानी ही पानी था। ठीक है। जिसे एशियाई भूमध्य सागर कहा गया। यह सागर उत्तर में आर्कटिक समुद्र तक फैला हुआ था, बहुत विशाल था। ठीक है। और वर्तमान काल के कृष्ण सागर, कॉस्पियन सागर, अराल तथा वल्कन झील इसी के अवशेष स्वरूप हैं। ठीक है। फिर कहते हैं कि उत्तरी भारत में केवल सप्त सिंधु प्रदेश ही जल के ऊपर था। उत्तरी भारत में केवल क्या था, सप्त सिंधु प्रदेश जो कि आर्यों का स्थान माना गया। ठीक है। वही क्या था, जल के ऊपर था, और वहाँ कुछ नदियाँ जैसे विपाशा, सुतुद्री, वितस्ता आदि नदियाँ थीं। ठीक है। वहाँ पर बहती थी उस सप्त सिंधु प्रदेश में। फिर कहते हैं कि दक्षिण भारत का वर्तमान जो पठार समुद्र के पार था। जो वर्तमान जो दक्षिण भारत का जो पठार दिखता है वो क्या था, समुद्र के उस पार था, क्योंकि बीच में समुद्र था। क्योंकि पूरी गंगा घाटी के समुद्र के रूप में थी। जो पूरी है वह गंगा घाटी समुद्र के रूप में थी, समुद्र थी। जल में शीत का आधिक्य था। ठीक है। उत्तरी वायु हिमालय के अधिक ऊंचा न होने के कारण उत्तरी ध्रुव से सीधी चली आती थी। यह स्थिति शीत युग की थी। ठीक है। शीत युग जो चला था उस समय की यह स्थिति दिखला रहे हैं। ठीक है। तो ये स्थिति कब की दिखला रहे हैं, शीत युग की। फिर कहते हैं कि इस युग का समय 50,000 ईसा पूर्व माना जाता है। 50,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। ठीक है। डॉक्टर संपूर्णानंद का कथन क्या है कि इस युग के दृश्यों को सप्त सिंधु प्रदेश में रहते हुए आर्यों ने देखा था। इस युग के दृश्यों को किसने देखा था, आर्यों ने देखा था, तथा तदनुरूप कुछ ऋचाएँ रची थीं। उसी के अनुरूप क्या की थी, कुछ ऋचाएँ रची थीं। इसलिए उसी समय ऋचाएँ रची थी, इसलिए उसी काल का उन लोगों ने वर्णन किया, और उसी काल का जो है वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। तो इसके बाद क्रमशः हिमालय की ऊंचाई बढ़ी और पंजाब की उष्णता की वृद्धि हुई, और राजस्थान की मरुभूमि सागर से बाहर निकली, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि पूर्वी समुद्र गंगा यमुना की मिट्टी के आने से खिसकता गया, और आर्य लोग भी शनि शनि गंगा यमुना के साथ साथ पूर्व की ओर बढ़े, और इसके पूर्व आर्यों का निवास पंजाब से अफगानिस्तान तक था। वही सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता है। ठीक है। सप्त सिंधु प्रदेश किसको कहते हैं, तो पंजाब से अफगानिस्तान तक जो है वही सप्त सिंधु प्रदेश से कहलाता था। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास के अनुसार यह स्थिति ऋग्वेद की ऋचाओं को न्यूनतम कम से कम जो है 25,000 ईसा पूर्व तक ले जाती है, क्योंकि उस स्थिति का वर्णन है। तो उस स्थिति को 25,000 ईसा पूर्व का जब मान रहे हैं, तो उस स्थिति का वर्णन करने वाले जो ग्रंथ हैं उनको भी उतना ही पुराना प्राचीन मानना चाहिए। ठीक है। अब कहते हैं कि अब कह रहे हैं अब यहाँ पर कहते हैं कि वही वो 25,000 ईसा पूर्व उसका समय मानना चाहिए। फिर कहते हैं इस आधार को बहुत से विद्वान क्या करते हैं, शंका की दृष्टि से देखते हैं। क्यों शंका की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उनका कथन है कि विवरण तथ्याश्रित नहीं है। मतलब यह जो कह रहे हैं आप, यह किसी तथ्य पर आश्रित नहीं है। क्यों तथ्य पर आश्रित नहीं है, क्योंकि अभी तो वैदिक ऋषियों की कल्पनाएं हैं कि भारत में ऐसी भौगोलिक स्थिति थी, अर्थात
जो वेदों में जो लिखा गया है वो किसी तथ्य पर आश्रित नहीं है, वो भी एक स्थिति ही उन लोगों ने लिखी, मतलब वर्तमान काल की स्थिति उन लोगों ने वहाँ पर वेदों में नहीं दर्शाई। इस प्रकार से कुछ पाश्चात्य विद्वान कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं कि यदि ये बातें कभी हुई थी तो ऋषियों ने प्राचीन परंपरा से उनका श्रवण करके उन्हें ऋचाओं में व्यक्त क्यों नहीं किया होगा। ठीक है, मतलब ऋचाओं में व्यक्त क्यों नहीं किया, केवल एक ही जगह लिखी क्यों रह गई, ऐसा उनका मत है। और फिर कहते हैं कि भाषा शास्त्र पुरातत्व आदि के आधार पर प्राप्त वैदिक युग से इस आधार पर प्राप्त युग की संगति स्थापित करना अत्यधिक कठिन है। मतलब जो अभी जो भाषा शास्त्र इत्यादि और पुरातत्व आदि के आधार पर प्राप्त वैदिक युग से इस आधार पर प्राप्त युग की, कहना क्या चाह रहे हैं कि भाषा शास्त्र और पुरातत्व आदि के आधार पर प्राप्त वैदिक युग से, ठीक है, भाषा शास्त्र और पुरातत्व के आधार पर जो वैदिक युग प्राप्त हुआ है उस युग से प्राप्त युग की संगति स्थापित करना। जो अभी जो युग मतलब ऋग्वेद का जो युग है और भाषा शास्त्र और पुरातत्व के आधार पर जो युग दिखता है, इन दोनों की संगति करना क्या है तो एक अलग लगता है। ठीक है, एक ही संगति नहीं की जा सकती, क्योंकि एक किसी चीज़ की व्याख्या कर रहे हैं, वो किसी चीज़ की व्याख्या कर रहा है। वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में समुद्र था और जो है गंगा नदी हरिद्वार से आती हुई वहाँ पर गिरती थी। जो पंजाब की जो राजस्थान की जो मरुभूमि है वो क्या थी, वो भी वहाँ पर समुद्र थी, बाद में वो निकली। तो इस प्रकार से वर्णन कर रहा है। और जो कुछ भाषा शास्त्र पुरातत्व आदि हैं वो पत्रों के लेख के आधार पर सिद्ध करते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों की जो संगति है ये दूर दूर तक स्थित है। ठीक है, तो इसलिए इसके विषय में हजारों वर्षों का पारस्परिक जो है अंतर मिल जाता है। तो ये एक मत हुआ कि खाली हम लोगों को मत को समझना है कि किसका क्या मत है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा किस पर, भूगर्भ शास्त्र पर आश्रित मत। अब हम लोग आज इसी को आज ही देख लेते हैं पौराणिक तिथि क्रम पर आश्रित मत। ठीक है, तो ये क्या है कि एक विद्वान हुए डॉक्टर कुंजन राजा, उनका क्या मत है, उन्होंने अपने ग्रंथ में द वेदज में क्या कहा है कि द वेदज में वेदों के काल का निर्णय में पौराणिक तिथि क्रम को निर्णायक माना है। ठीक है, और पुराणों में प्राप्त तिथि क्रम का महत्व असीरियन ओल्ड टेस्टामेंट तथा ग्रीक साहित्य में प्राप्त तिथि क्रम के निर्देश से न्यूनतर नहीं है, ऐसा कहा है। ठीक है, और पुराणों तथा महाभारत के तिथि क्रम के आधार पर भारतीय ज्योतिर्विद आर्यभट्ट का समय 399 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, ने कलयुग का आरंभ निश्चित किया था, जो आधुनिक गणना से कलयुग का आरंभ आधुनिक गणना से कितने पूर्व का है तो 3101 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ऐसा कौन मानते हैं, आर्यभट्ट मानते हैं। और क्या कहते हैं कि भारतीय परंपरा में यह जो तिथि है यह तिथि पौराणिक धर्म के उद्भव का काल है। ठीक है, यह तिथि भारतीय परंपरा में क्या काल माना जाता है, इस समय पुराणों की रचना हुई थी ऐसा माना जाता है। ठीक है, कब 3101 ईसा पूर्व में पुराणों की रचना हुई थी ऐसा माना जाता है। प्रायः संपूर्ण वैदिक वाङ्मय का विकास इस समय तक हो चुका था। ठीक है, ये भारतीय परंपरा है। और कहते हैं कि ऋग्वेद की ऋचाओं की समाप्ति तक अन्य वेदों के मंत्रों की रचना के काल का एक लंबा अंतराल रहा हुआ है। ठीक है, जब ऋग्वेद की रचना हुई उसके बाद अन्य जो संहिताओं की रचना हुई, यजुः साम अथर्व इत्यादि की जो रचना हुई उनमें जो है एक लंबे समय के काल का क्या हुआ होगा, अंतराल रहा होगा। फिर कहते हैं अथर्वन अंगिरस तथा अत्रि जैसे प्राचीन ऋषिगण अपने धर्म का विधान प्राचीन आर्यों के बीच कर रहे थे। ठीक है, अपने धर्म का विधान प्राचीन आर्यों के बीच कर रहे थे और वह समय बहुत पहले रहा होगा। ठीक है, अन्य राष्ट्रों में उसी समय में नई सभ्यता और धर्म का अभ्युदय हो रहा था। ऋग्वेद का रचनाकाल इसी प्राचीनता का द्योतक है। अन्य सभ्यताओं के संपर्क से ऋग्वेदीय सभ्यता का ह्रास होने लगा। ठीक है, तथा अन्य वेदों के उद्भव काल में इसका पुनरुद्धार हुआ, उसका ह्रास होने लगा होगा, फिर धीरे धीरे उसका पुनरुद्धार किया गया। यह कहना तो अभी कठिन है कि कलयुग के आरंभ से कितना पूर्व वैदिक साहित्य का उद्भव हुआ, किंतु वैदिक युग में उन्नति और अवनति के कालों को शताब्दियों में ही अंकित किया गया है। ठीक है, मतलब वैदिक युग का जो उन्नति और अवनति जो हुई उनको 100 वर्षों के अंतराल पर रखा गया है। मतलब एक जो निश्चित जो निकल के आता है निचोड़
वो कुछ निकल के नहीं आता है। ठीक है, फिर कहते हैं ज्योतिष के आधार पर प्राप्त होने वाली कालगणना का समर्थन भी इससे हो जाता है कि वैदिक सभ्यता का उद्भव 6000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ हो तथा वर्तमान काल में उपलब्ध मंत्रों में अधिकांश की रचना काल 5000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक माना जाए। अन्य वेदों तथा ब्राह्मणों का काल 4000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक मानना चाहिए। इस प्रकार से इन लोगों ने माना, मतलब इन्होंने जो है एक प्रकार से बाल गंगाधर तिलक का ये मत यहाँ पर दिखला दिया। ठीक है, अब निष्कर्ष पर आ जाते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है यहाँ पर कि वस्तुतः वेदों का जो रचना काल है वह पिछले 150 वर्षों में क्या हुआ है, बहुत विवादपूर्ण रहा है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी अपनी इसमें क्या एक धारणा बना रखी है। मतलब जैसे मैक्स मूलर हुए तो 1400 ईसा पूर्व 1200 ईसा पूर्व मानते हैं। ठीक है, और मैकडोनल्ड 1300 ईसा पूर्व मानते हैं। ठीक है, उसके बाद कई ऐसे विद्वान हुए, बाल गंगाधर 6000 ईसा पूर्व वेदों का रचना काल मानते हैं। तो इस प्रकार से जो विद्वान हुए उन लोगों ने विवादपूर्ण होने के कारण अपनी अपनी एक धारणा बना के रखी है इसमें वेदों के काल के अंदर धारणा में। ठीक है, और ये धारणाएं हट के स्तर तक पहुँच चुकी हैं। मतलब यही है, उन लोगों ने अपना अपना माना कि यही है। जिसने जो माना उसने दूसरे के मत को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, फिर कहते हैं भारतीय इतिहास के सामान्य विद्वान ऋग्वेद की पूर्व काल सीमा 1500 ईसा पूर्व से पहले ले जाने में इतिहास का अतिक्रमण समझते हैं। ठीक है, और कुछ उदार मनीषी 2000 ईसा पूर्व तक बढ़ते हैं और भाषा शास्त्र एवं पुरातात्विक आधारों को समन्वित करने का प्रयास करते हैं। प्राचीनता के पोषक भारतीय विद्वान ऋग्वेद के साथ अन्य वेदों को भी विश्व सभ्यता की प्रथम करणों का प्रतीक मानकर नई नई खोजों से परिवर्तन प्राप्त करने वाले कालक्रम से भी प्राचीनतर सिद्ध करते हैं, अर्थात अत्यधिक प्राचीन ये हैं। ठीक है, फिर भी अनेक आधारों से संगति बैठाकर धार्मिक भाषा के परिवर्तन को मंथर गति से युक्त मानकर एवं आर्यों के प्रव्रजन प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर यदि वेदों का रचनाकाल 4000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बीच में रखें तो विशेष असंगति नहीं होगी। ठीक है, ये रखना चाहिए। ये निष्कर्ष बता रहे हैं अपना। फिर कहते हैं उनके मंत्रों का संकलन अवश्य ही परवर्ती युग में संभवतः 2000 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके अनंतर ही ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्य ग्रंथ, फिर उपनिषद, इनका संकलन हुआ। फिर 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य यह सब संकलित हो गए और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच सूत्र साहित्य, कल्प, प्रातिशाख्य तथा निरुक्त की रचना हुई और 600 ईसा पूर्व में वैदिक वाङ्मय अपनी पूर्णता पर पहुंचकर लौकिक संस्कृत के लिए स्थान छोड़ चुका था। ठीक है, फिर कहते हैं कि आर्यावर्त के पूर्व और मध्य में पाली तथा प्राचीन प्राकृत भाषाएं प्रचलित हो चुकी थीं, जिन्हें क्रमशः बुद्ध और महावीर ने अपने प्रवचन का माध्यम बनाया। वेदों के मूल प्रदेश में तथा कुछ पूर्व तथा संस्कृत का वर्चस्व हो गया। तो ये इन्होंने जो है निष्कर्ष निकाला है। तो हम लोगों ने जो है आज संपूर्ण जो है किस किस को आधार बना करके, जैसे भाषा शास्त्र को आधार बना करके, ज्योतिष को आधार बना करके, पुरातत्व को आधार बना करके, भूगर्भ शास्त्र को आधार बना करके और पुराणों को आधार बना करके और किन किन विद्वानों के क्या क्या मत रहे और उन लोगों ने किस किस को आश्रय बना करके और वेदों के काल का निर्धारण किया, ये हम लोगों ने विस्तृत रूप से देखा। मतलब परीक्षा की दृष्टि से संपूर्ण रूप से हम लोगों ने इसको देखा। इसी के साथ में हम लोग कक्षा को समाप्त करते हैं। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।